अब हम फाइनल चलते हैं, जो अपना मेन डील है, जो अपने को मेन चीज़ करनी है, दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ डेंगू। तो सबसे पहले हमने जैसे क्लासीफाई किया था, अब एक बार ग्रुप ए डेंगू जो हमने क्लासीफाई किया था कि पेशेंट इज़ नॉट जस्ट हैविंग फीवर, नो एनी वार्निंग साइन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हमने डिसाइड किया था कि हम इस पेशेंट का मैनेजमेंट ओपीडी बेसिस से करेंगे या होम बेस्ड मैनेजमेंट करेंगे। ओपीडी बेसिस में सबसे पहले हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे अबाउट द वार्निंग साइंस। पेशेंट को वार्निंग साइंस के बारे में एजुकेट करना है कि इनमें से अगर कुछ भी आता है तो आपको तुरंत आना है और भर्ती होना है। तो इसके अंदर क्या होगा, इफ पेशेंट इज हैविंग एब्डोमिनल पेन और परसिस्टेंट वॉमिटिंग, एनी साइंस ऑफ पेटेकिया और पर्पुरा और एनी स्पॉट्स ऑन द स्किन, एनी साइन ऑफ हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, जो कि हो सकता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम गम और ब्लड इन वॉमिटस, हिमेटोमेसिस हो सकता है या ब्लैक टारी स्टूल्स हो सकता है, मेलिना हो सकता है, और पेशेंट इज हैविंग एनी लेवल ऑफ altered sensorium, could be drowsiness, could be irritability or sign of shock, patient could be pale, cold, clammy skin और difficult breathing। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो वापस से हॉस्पिटल आना है एंड एडमिट द पेशेंट। दूसरा, अब इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था, डेंगू का मेन ट्रीटमेंट इज फ्लूइड। फ्लूइड कुड बी इन एनी फॉर्म, तो ओरल फ्लूइड विल प्रमोट। ओरल फ्लूइड कुड बी सिंपल वाटर, कुड बी ORS, कुड बी कोकोनट वाटर। अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, carbonated drinks should be avoided। patient to take adequate bed rest। then oral hydration infant के अंदर, जैसे अगर कोई भी हम oral hydration in infant and children must be careful, क्योंकि हमने पढ़ा था शुरू में इनिशियल वीडियोस में कि कॉम्प्लिकेशन जो हमारा रिकवरी फेज होता है, रिकवरी फेज के अंदर जो हमारे वेसल से क्रिटिकल फेज के अंदर जो भी फ्लूइड एक्स्ट्रा विजिट हुआ होता है वो रिकवरी फेज में वापस अंदर आता है। तो अगर हमने एक्सेस फ्लूइड दे दिया तो वो फ्लूइड वापस अंदर आएगा, तो देयर कुड बी चांसेस ऑफ हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर। तो इसलिए हमें चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में टिपिकली ओवर हाइड्रेशन अवॉइड करना है। देन बॉडी टेम्परेचर फीवर शुड बी मेंटेन, मतलब फीवर को शुड बी मैनेज्ड। तो इसके अंदर हमें एनसेड्स अवॉइड करना है। एनसेड्स क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स आर लेस, प्लेटलेट लेस है प्लस प्लेटलेट डिस्फंक्शन करेगा एनसेड्स, तो हमें अदर एनसेड्स प्रेफर नहीं करने, जस्ट पैरासीटामोल। पैरासीटामोल कितना 10 mg पर kg, दिन भर में हम 4 बार तक मैक्सिमम दे सकते हैं, हर 6 घंटे में। अगर उसके ऊपर भी दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर भी फीवर आ रहा है, तो ओनली ऑप्शन वी हैव इज टैपेड स्पंजिंग। अब टैपेड स्पंजिंग लोग समझते नहीं है। टैपेड स्पंजिंग क्या है, ये नहीं है कि ठंडे पानी लिया, ठंडे पानी में कपड़े को भिगोया और पेशेंट के ऊपर लगा दिया, ठंडा पानी नहीं। इसके अंदर हम लेंगे नॉर्मल वाटर और उसको फोरहेड पे लगाएंगे, कपड़े को आर्मपिट पे लगाएंगे, एक्सट्रीमिटीज पे लगाएंगे। अब इसमें ठंडा पानी क्यों नहीं लगा रहे, ठंडा पानी लगाएंगे तो पेशेंट जल्दी ठंडा होएगा नहीं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी क्यूटेनियस वेसल्स होती हैं, जब जैसे ही हम ठंडा पानी अगर लगा देंगे तो क्यूटेनियस वेसल वेजोकंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो जो हीट का डिसिपोशन है वो बॉडी के अंदर से नहीं होगा, हीट इनफेक्ट जो कोर बॉडी है उसके अंदर स्टोर रह जाएगी। तो हमारे पास कोल्ड वाटर से इतनी जल्दी हीट नहीं निकल पाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर लेंगे और उससे हम फोरहेड पे लगाएंगे कपड़ा, आर्मपिट्स पे, एक्सट्रीमिटीज पे, एंड इट विल ग्रेजुअली सेटल। ठीक है, तो फ्लूइड मैनेजमेंट ये तो हमने देखा ग्रुप ए। अब देखते हैं ग्रुप बी। वो क्या था हमारा ग्रुप बी, वो था डेंगू विद वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस हमने पढ़ लिए। तो इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था, डेंगू का हमारे पास सिर्फ फ्लूइड ऑफ चॉइस क्रिस्टलॉइड्स हैं। क्रिस्टलॉइड्स में RL प्रिफर्ड ओवर NS, RL प्रिफर्ड ओवर NS। तो अगर कोई भी पेशेंट डेंगू विद वार्निंग साइंस के साथ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 7 to 10 ml पर kg इन फर्स्ट आवर। 1 घंटे के अंदर 7 to 10 ml पर kg ऑफ फ्लूइड देंगे। फिर 1 घंटे बाद मैं पेशेंट को दोबारा से असेस करूंगा, मैं दोबारा से उसका BP मेजर करूंगा, पल्स रेट मेजर करूंगा, पल्स प्रेशर मेजर करूंगा, हिमेटोक्रिट मेजर करूंगा, यूरिन आउटपुट, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम एंड पल्स रेट, है ना। BP से क्या, ये चीज़ मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, BP में इंप्रूवमेंट होना चाहिए 1 घंटे बाद, पल्स प्रेशर इंप्रूव होना चाहिए, हिमेटोक्रिट इंप्रूव होना चाहिए, यूरिन आउटपुट बेटर होना चाहिए, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम नॉर्मल की तरफ लेस देन 2 सेकंड की तरफ आना चाहिए, पल्स रेट जो मेरा टेकिकार्डिया था शॉक की वजह से वो इंप्रूव होना चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि हाँ 1 घंटे बाद इंप्रूव हो गई, बहुत अच्छा, इंप्रूव हो गई तो मुझे क्रिस्टलॉइड्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि रिकवरी फेज में जितना मैं फ्लूइड दूंगा वो वापस आएगा। तो हम इसको टेपर करते चले जाएंगे। मैंने स्टार्ट किससे किया था, 7 to 10 ml पर kg इन फर्स्ट आवर। नेक्स्ट अब मैं कैसे कर दूंगा, 5 to 7 ml, जहाँ मैं 7 to 10 दे रहा था 5 to 7 ओवर नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स। उसके बाद 3 to 5 ml फॉर नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स एंड देन 2 to 3 ml पर kg फॉर नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स। ऐसे ही, मतलब ये चीज़ ऐसे नहीं है कि टिपिकल आपको यही फॉलो करना है। स्टार्ट हम 7 to 10 ml पर kg से करेंगे, टेपर हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि पेशेंट कितने पे इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। और इसको जैसे हमने देखा था, क्रिटिकल फेज यूजुअली लास्ट फॉर 24 to 48 आवर्स, मैक्सिमम 72 आवर्स। तो हम नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में फ्लूइड को हम स्टॉप कर देंगे।
तो ये तो हो गया हमारा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब दूसरा पार्ट हमारा जाता है कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। 1 घंटे में हमने 7 to 10 ml/kg फ्लूइड दिया, उसके बाद मैंने बीपी, पल्स रेट, हिमेटोक्रेट, यूरिन आउटपुट सब देखा, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट में मैं चेक करूंगा हिमेटोक्रेट कितना है पेशेंट का। इफ हिमेटोक्रेट इज 45, अभी भी 45 के ऊपर ही चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने जो भी फ्लूइड दिया वो सारा कैपिलरी से बाहर निकल गया, तो उसका कोई यूज़ नहीं रहा। तो इसके अंदर अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं दोबारा से क्रिस्टलॉइड दे सकता हूँ या कॉलॉइड दे सकता हूँ। यहाँ पे प्रेफर करेंगे कॉलॉइड। कॉलॉइड में क्या हो सकता है, हिपेरा ये डेक्स्ट्रान हो सकता है, और एनी कोई ब्लड प्रोडक्ट हो सकता है, एल्बुमिन हो सकता है, एफएफपी हो सकता है ना। ये चीज़ मैं प्रेफर करूँगा 10 ml/kg फॉर 1 आवर। दोबारा से जैसे मैंने 7 to 10 ml दिया था, यहाँ पे मैं 10 ml/kg फॉर ओवर 1 आवर। तो इसके बाद ये देने के बाद 1 घंटे बाद मैं दोबारा से इंप्रूवमेंट देखूंगा। अगर पेशेंट को इंप्रूवमेंट हुआ दोबारा से इन्हीं चीज़ों में, बीपी, पल्स रेट, हिमेटोक्रेट, यूरिन आउटपुट, कैपिलरी रिफिलिंग और पल्स रेट, इंप्रूवमेंट हुआ, तो मैं वापस से इधर आ जाऊंगा। मैं वापस से यहाँ से इस पे आ जाऊंगा। दोबारा से मैं यहाँ पे दूंगा 7 to 10 ml/kg और नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स क्रिस्टलॉइड्स। यहाँ पे मैं दोबारा से आरएल दूंगा, फिर से इंप्रूवमेंट देखूंगा। अगर पेशेंट आ जाएगा, इंप्रूवमेंट होगा, तो मैं वापस इस वाली लाइन पे आके धीरे धीरे टेपर करता जाऊंगा फ्लूइड को ओवर नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। लेकिन दूसरी चीज़ है, मैंने यहाँ कॉलॉइड दिया 10 ml/kg और 1 आवर, फिर इंप्रूवमेंट देखा 1 घंटे बाद कि नो इंप्रूवमेंट। दोबारा से हिमेटोक्रेट देखा, अभी भी स्टिल मोर देन 45, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अब मैं उसको रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन मानूंगा और यहाँ पे मैं पेशेंट को एडमिट करूंगा और स्टार्ट करूंगा एज डीकम्पेंसेटेड शॉक। सीवियर डेंगू की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पे उसको अब मैं आइनोट्रॉप्स यानी नॉरेड, वैसोप्रेसिन, जो भी अभी हमारे पास देखेंगे प्रिफर्ड रहेगा, वो चीज़ हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमने क्या देखा कि पेशेंट का इंप्रूवमेंट नहीं है और हिमेटोक्रेट मोर देन 45 है। ये हमने इधर का ये देख लिया किस तरह से अप्रोच करेंगे। अब दूसरा, मैंने क्रिस्टलॉइड पेशेंट को आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड दिया 7 to 10 ml/kg और 1 आवर। मैंने इंप्रूवमेंट देखा 1 घंटे बाद, नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट के बाद मैंने हिमेटोक्रेट चेक किया, हिमेटोक्रेट पेशेंट का लेस देन 45 है। अगर सडन ड्रॉप इन हिमेटोक्रेट हुआ तो इसका मतलब क्या है, चांसेस हैं कि पेशेंट ब्लीड कर गया। जब ब्लीड कर गया तो सारे आरबीएस बाहर चले गए, जिसकी वजह से हिमेटोक्रेट फॉल कर गया। तो ऐसे में मुझे उसका हीमोग्लोबिन पेशेंट का चेक करना है। अगर मेरा हिमेटोक्रेट कम आता है तो ऐसे में आई विल प्रेफर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देने में कोई हर्ज नहीं है, वो कोलॉइड की तरह भी काम करेगा, वो भी ट्रीट करेगा, प्लस हमारा अगर ऑनगोइंग ब्लीड हो रही होगी उसमें भी मदद करेगा। तो इसमें डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी, देयर कुड बी होल ब्लड और देयर कुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ पैक्ड आरबीसी। अगर होल ब्लड है तो आई विल गिव फॉर 10 to 15 ml/kg ऑफ द बॉडी वेट, और पैक्ड आरबीसी अगर अवेलेबल है, प्रीफर्ड पैक्ड आरबीसी रहते हैं आजकल, यही प्रीफर करते हैं, तो विल गो विथ 5 to 10 ml/kg ऑफ पैक्ड आरबीसीज। नाउ विल कम टू सीवियर डेंगू और डेंगू विद कंपनसेटेड शॉक। जैसे पीछे हमने देखा था व्हाट इज कंपनसेटेड शॉक, जिसके अंदर एविडेंस ऑफ कैपिलरी लीकेज इज देयर, तो वी कैन सी इट वाया इंक्रीज इन हेमाटोक्रेट और पल्स प्रेशर मोर देन 20 mmHg, लेकिन सिस्टोलिक बीपी इज स्टिल मोर देन 90 mmHg। दिस विल कंसिडर्ड एट कंपनसेटेड शॉक। पीछे आप देख लेना कंपनसेटेड शॉक। तो इसके अंदर जैसे हमने पीछे देखा था डेंगू विद वार्निंग साइन में, फ्लूइड ऑफ चॉइस इज क्रिस्टलॉइड ओनली, प्रिफरेबली आरएल मोर देन एनएस। ये चीज़ क्यों है ये अभी देखेंगे, लेकिन विल स्टार्ट विद क्रिस्टलॉइड्स। जैसे हमने डेंगू विद वार्निंग साइंस में देखा था, विल स्टार्ट विद 7 to 10 ml/kg ओवर 1 आवर। यहाँ पे हम क्योंकि कंपनसेटेड शॉक है तो यहाँ पे विल इंक्रीज इट बिट एग्रेसिवली, तो यहाँ पे हम 10 to 20 ml/kg ओवर 1 आवर हम ये देंगे। फिर उसके बाद विल सी फॉर द इम्प्रूवमेंट जैसे हमने देखा था, इम्प्रूवमेंट इन बीपी, पल्स प्रेशर, हिमेटोक्रेट, यूरिन आउटपुट, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम एंड पल्स रेट। अगर मेरे पास इंप्रूवमेंट आता है, इफ इम्प्रूवमेंट इज यस, तो मैं उसको ग्रेजुअली फ्लूइड को टेपर डाउन करता जाऊंगा 5 to 7 ml/kg ओवर नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स, 3 to 5 ml/kg ओवर नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स, 2 to 3 ml/kg ओवर नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स। ये करते करते जैसे ही मेरा क्रिटिकल फेज जो रहेगा वो 24 to 48 आवर्स रहेगा, उसको मैं फ्लूइड देके फिर फ्लूइड को मैं टेपर डाउन करके बंद कर दूंगा। अब वहीं पे दूसरी साइड, इफ इम्प्रूवमेंट इज नॉट देयर आफ्टर 1 आवर ऑफ गिविंग 10 to 20 ml/kg पर ओवर 1 आवर, अगर मेरे पास इंप्रूवमेंट नहीं है इन सब चीज़ों में, तो आई विल अगेन लुक फॉर हिमेटोक्रेट। इफ हिमेटोक्रेट इज मोर देन 45, तो इसका मतलब है कि परसिस्टेंट कैपिलरी लीकेज होता जा रहा है। मैं जितना भी फ्लूइड कैपिलरी के अंदर डाल रहा हूँ वो सब कुछ एक्स्ट्रा विजिट करके कैपिलरी से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे अब मैं दो चीज़ कर सकता हूँ, आइदर आई कैन रिपीट द बोलस ऑफ 10 to 20 ml/kg ओवर 1 आवर। यहाँ पे मैं दे सकता हूँ क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड, क्योंकि कंपनसेटेड शॉक है तो यहाँ पे हम अभी एक और क्रिस्टलॉइड का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अगेन आरएल 10 to 20 ml/kg ओवर नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स ओवर 1 आवर। फिर से मैं उसके बाद इंप्रूवमेंट देखूंगा, इंप्रूवमेंट है
तो आई विल टेपर इट डाउन 7 to 10 ml पर केजी, फिर उसके बाद वापस इधर आ जाएंगे। लेकिन इफ़ इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट देयर तो मैं उसे रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन मानूंगा और उसको डीकम्पेंसेटेड शॉक की तरह, और विल गिव ये आइनोट्रॉप्स देंगे और फर्दर मैनेजमेंट अभी देखेंगे। और दूसरा है, अगर यहाँ पे पेशेंट का क्रिस्टलॉइड देने के बाद इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट देयर और फिर मैंने हिमेटोक्रिट चेक किया तो हिमेटोक्रिट इज़ लेस देन 45, तो इसका मतलब सडन ड्रॉप इन हिमेटोक्रिट क्यों हुआ, इट कुड बी ड्यू टू लॉस इन ब्लड और हीमोग्लोबिन लॉस। तो ऐसे में विल कंसिडर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर मेरे पास होल ब्लड है तो जैसे अभी पढ़ा था 10 ml पर केजी, और अगर पैक्ड आरबीसीज हैं तो विल गिव 5 ml पर केजी। फिर उसके बाद अगेन विल लुक फॉर द improvement if it's there तो will taper down the fluid crystalloid 7 to 10 ml per kg, then further decrease, or if improvement is not there will consider it as refractory hypotension and will go with inotropes। तो ये हो गया मेरा compensated shock, मैनेजमेंट ऑफ compensated shock। अब देखेंगे decompensated shock। ओके, दिस इज decompensated shock जैसे देखा था सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mg विल कंसिडर इट एज decompensated shock। जैसे हमने कंपेंसेटेड शॉक में हमने देखा था 10 to 20 ml पर केजी क्रिस्टलॉइड, यहाँ पे भी हम क्रिस्टलॉइड ही देंगे, RL प्रीफर्ड देन NS। तो यहाँ पे RL हम प्रीफर करेंगे रेदर देन NS, अभी देखेंगे क्यों। तो वहाँ हमने दिया था 10 to 20 ml पर केजी ओवर 1 hour, यहाँ पे हम देंगे ओवर हाफ एन आवर, 15 minutes to 30 minutes, प्रेफरेबली 30 minutes, लेकिन मैक्सिमम विल नॉट गो बियॉन्ड 500 ml मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम 10 to 20 ml पर केजी ओवर 30 minutes, मैक्सिमम 500 ml देंगे, और उसके बाद हम आफ्टर 30 minutes विल लुक फॉर द इम्प्रूवमेंट सेम उसी चीज़ में, बीपी, पल्स प्रेशर, हिमेटोक्रिट, यूरिन आउटपुट, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम और पल्स रेट। अगेन इफ इम्प्रूवमेंट इज देयर आफ्टर 30 minutes विल टेपर आउट द फ्लूइड टेपर कैसे करेंगे, इनिशियल विल गिव 5 to 7 ml per kg over next 1 to 2 hours, then 3 to 5 ml per kg over 2 to 4 hours, then 2 to 3 ml per kg over 2 to 4 hours। और क्लिनिकली इंप्रूवमेंट पेशेंट को देखते जाएंगे, उस हिसाब से ग्रेजुअली टेपर करते जाएंगे, और नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में फ्लूइड को हम स्टॉप कर देंगे। अब लेकिन मेन जो आता है वो है इस तरफ, हमने क्रिस्टलॉइड दिया, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो अगेन जैसे हमारा पहले से ही चल रहा है, विल लुक फॉर हेमाटोक्रिट। इफ हेमाटोक्रिट इज मोर देन 45 तो अगेन विल सस्पेक्ट कैपिलरी लीकेज, परसिस्टेंट कैपिलरी लीकेज। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने पिछली बार क्या किया था, अगेन सेम क्रिस्टलॉइड रिपीट किया था। अब हम यहाँ पे क्रिस्टलॉइड भी दे सकते हैं, लेकिन प्रिफरेबली विल गो विद कोलॉइड यहाँ पे प्रीफर करेंगे, जैसे डेक्स्ट्रान है, स्टार्च है, और एनी ब्लड प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर हम देंगे सेकेंड बोलस सेम 10 to 20 ml पर केजी और 30 minutes, अगेन सेम 500 ml मैक्सिमम। फिर इसके बाद दोबारा से आफ्टर 30 minutes विल लुक फॉर हिमेटोक्रिट। इफ नो इम्प्रूवमेंट थर्ड बोलस भी दिया जा सकता है, और वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद आइनोट्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। तो आफ्टर 30 minutes we'll look for the improvement. If improvement is yes, we'll shift to crystalloid and further taper it down. If improvement is not there, we'll consider it as refractory shock and we'll consider inotropes। वहीं पे अगर यहाँ पे पास मैंने नो बोला इम्प्रूवमेंट में और मेरा हिमेटोक्रिट लेस देन 45 है, आई विल सस्पेक्ट हीमोग्लोबिन लॉस और आई विल सस्पेक्ट इंटरनल ब्लीड। तो अगेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इफ होल ब्लड इज देयर आई विल गिव 10 ml पर केजी, इफ पैक्ड आरबीसी इज देयर तो 5 ml पर केजी। तो ये हमने मैनेजमेंट देखा कि ग्रुप ए डेंगू और माइल्ड डेंगू जो में हम होम बेस्ड मैनेजमेंट करेंगे। देन सेकेंड डेंगू विद वार्निंग साइन हमने देखा। फिर उसके बाद डेंगू सीवियर डेंगू देखा। सीवियर डेंगू के अंदर हमने कंपनसेटेड शॉक एंड डिकम्पनसेटेड शॉक दोनों देखे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम कि फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है और क्यों हमने RL दिया इंस्टेड ऑफ NS या फिर कोई और तीसरा सब्सटेंस। तो यहाँ पे विच फ्लूइड टू गिव, पेशेंट आया जैसे डेंगू का हमने देखा है, मेन ट्रीटमेंट इज पानी, मेन ट्रीटमेंट इज फ्लूइड। तो which fluid should we prefer, which fluid should we prefer? तो crystalloids could include NS और RL, और colloid which fluid to consider? इसके अंदर will prefer colloid, ये crystalloids will prefer, and crystalloids among NS और RL will prefer RL। तो fluid of choice is RL। क्यों RL? Because repeated volume, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा fluid दे रहे हैं, तो अगर हम repeated large volume NS देंगे तो उसके अंदर there are chances of hyperchloremic acidosis, हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस हो जाएगा, और पेशेंट ऐसे ही शॉक में जा रहा है तो पेशेंट में लैक्टिक एसिडोसिस वैसे ही है। तो वो हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस है और पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस है, वो मुझे कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं, बिकॉज लार्ज वॉल्यूम NS मुझे देना है। और इसके अंदर फिर मॉनिटरिंग ऑफ क्लोराइड और लैक्टेट लेवल मुझे सेपरेटली देखना पड़ेगा, तो दैट इज़ फर्दर कम्बरसम प्रोसेस, तो इससे
अवॉइड करूँगा, आई विल गो विद RL। फिर दूसरा, सीरम क्लोराइड लेवल अगर नॉर्मल रेंज से एक्सीड कर जाते हैं, सीरम क्लोराइड लेवल एक्सीड्स द नॉर्मल रेंज, तो इसमें एडवाइजेबल रहेगा कि विल शिफ्ट फ्रॉम NS टू अदर फ्लूइड लाइक रिंगर लैक्टेट। तो इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद रिंगर लैक्टेट ओनली, तो रिंगर लैक्टेट इज प्रेफर्ड। फिर कोलॉइड जैसे हमने देखा था, इंडिकेशन क्या है, कंपेंसेटेड डिकम्पेंसेटेड शॉक में, तो कोलॉइड सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, कुड बी जिलेटिन, कुड बी डेक्स्ट्रान, कुड बी स्टार्चेस, तो ये चीज़ हम दे सकते हैं। बट देयर इज इफेक्ट ऑफ दीज ऑन कोएगुलेशन एंड रीनल फंक्शंस, तो डिपेंडिंग ऑन द रीनल फंक्शन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि अगर पेशेंट शॉक में है तो देर आर हाईली चांसेस कि पेशेंट कुड बी इन AKI, रीनल फंक्शन विल बी डिरेंज्ड, तो उसके बेसिस पे भी हमें कोलॉइड कैसे देना है वो चीज़ फर्दर चेंज करनी रहेगी। अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, कोई भी पेशेंट आएगा तो ये चीज़ सब यही समझते हैं OPD बेसिस में या IPD बेसिस पे भी कि डेंगू मतलब प्लेटलेट कम हो रही है, प्लेटलेट कम हो रही है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करो। तो लेकिन क्या डेंगू को ट्रीटमेंट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन है? नहीं। तो व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इन अ डेंगू पेशेंट? तो एनी पेशेंट और एनी प्लेटलेट वैल्यू और एनीथिंग इफ देयर इज सिग्निफिकेंट क्लिनिकल ब्लीडिंग, तो फर्स्ट इंडिकेशन इज इफ देयर इज एनी क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, तो ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स। दूसरा, इफ पेशेंट इज हैविंग प्रोलॉन्ग्ड शॉक विद कोएगुलोपैथी, प्रोलॉन्ग्ड शॉक है और कोएगुलोपैथी है, देन ऑल्सो वी कैन ट्रांसफ्यूज। एंड थर्ड वन इज प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक करेंगे अगर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट लेस देन 10,000 है, भले ही ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, विल ट्रांसफ्यूज। तो क्या हुआ हमारे पास, बेसिकली हमको दो चीज़ देखनी है, पहली है सिग्निफिकेंट क्लिनिकल ब्लीडिंग एंड अनदर इज प्लेटलेट काउंट लेस देन 10,000 वेदर पेशेंट इज ब्लीडिंग और नॉट। दीज ओनली आर द इंडिकेशन ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई एडिशनल वैल्यू या एडिशनल एडवांटेज नहीं है। अब हमें ये चीज़ देखना है व्हाट नॉट टू डू इन डेंगू, क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ पेशेंट को एजुकेट करना है कि ये चीज़ नहीं करनी। सबसे पहले डू नॉट गिव एस्पिरिन या कोई भी एनसेड नहीं देना है हमको। एनसेड क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ऑलरेडी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, प्लेटलेट काउंट कम है, एनसेड प्लेटलेट के जो नॉर्मल प्लेटलेट जो थोड़ी बहुत बची हैं उसको भी डिसफंक्शनल कर देंगी। तो ऐसे में चांसेस ऑफ ब्लीडिंग विल इंक्रीज। तो अगर फीवर होता है, कोई भी कंप्लेंट है, जॉइंट पेन है, माइल्जिया, इसके लिए विल नॉट गिव एनसेड, रेदर विल जस्ट प्रेफर PACM एंड दैट टू अगर एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है विल गिव, अदरवाइज विल मैनेज विद टैपेड स्पंजिंग। दूसरा, अवॉइड गिविंग IV थेरेपी, किसी भी तरह से IV थेरेपी नहीं देनी है अनटिल अनलेस देयर इज अ एविडेंस ऑफ कैपिलरी लीक और देयर इज इंक्रीज इन हेमाटोक्रिट। हम उसको ओरली ही ट्राई करेंगे। इफ देयर इज एविडेंस ऑफ कैपिलरी लीक देन ओनली विल प्रेफर IV थेरेपी। दूसरा, अब जैसे हमने पढ़ा पीछे, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, तो विल अवॉइड ब्लड एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अनलेस अनटिल एब्सोल्युटली इंडिकेटेड। प्लेटलेट का हमने क्या देखा, इफ देयर इज एनी एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग और इफ प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 10,000। दूसरा, विल नॉट गिव स्टेरॉइड, अगर पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में आ रहा है तो विल नॉट गिव स्टेरॉइड, इट्स नॉट अ सेप्टिक शॉक। कोई हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे क्योंकि इट्स नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। दूसरा, हम स्पीड ऑफ थेरेपी को रैपिडली चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम एक्सेसिव फ्लूइड दे देते हैं तो रिकवरी फेज में वही फ्लूइड वापस से हम एब्जॉर्ब करेंगे, तो चांसेस ऑफ हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम रैपिडली फ्लूइड की जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, विल ग्रेजुअली इंक्रीज और ग्रेजुअली टेपर डाउन द फ्लूइड। फिर विल नॉट बी टू मच एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव नहीं होना है। इट्स नॉट अ बैक्टीरियल शॉक, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ फ्लूइड ही चॉइस है, भले ही शॉक सेटल हो रहा है नहीं हो रहा, अदरवाइज विल गो विद आइनोट्रॉप्स। इसके अंदर स्टेरॉइड इंडिकेटेड नहीं है, एंटीबायोटिक्स इंडिकेटेड नहीं है। ये चीज़ हमें डेंगू में अवॉइड करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। Then next is what is the criteria for discharge of the patient from the IPD basis? Patient afebrile for at least 24 hours without any use of any external medications or antipyretics. Patient not in respiratory distress. Platelet count हमने achieve कर लिया more than 50,000. If patient has returned the appetite and urine output is more than 1 ml per kg per hour. अगर ये सारे क्राइटेरिया हमें मीट कर रहे हैं then we can discharge the patient. डिस्चार्ज हमने एडमिट किसको किया था, डेंगू विथ वार्निंग साइन और दी ये डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर, सीवियर डेंगू। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डेंगू। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। विल मीट अगेन, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर कुणाल चौहान, थैंक यू।